नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मतलब इतिहास, दर्शन, लोकतंत्र और हाँ, वो खूबसूरत नीले समंदर और सफेद इमारतें सब जहन में आ जाता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ग्रीस की, या जैसा कि इसे आधिकारिक तौर पे जाना जाता है, हेलेनिक रिपब्लिक। हेलेनिक रिपब्लिक, जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो एक काफी विस्तृत हिंदी परिचय पर आधारित है। और आज हम इसी के सहारे ग्रीस के अलग अलग रंगों को मतलब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसका शानदार अतीत, इसका अनोखा भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और आज दुनिया में इसकी क्या जगह है। और भारत के साथ रिश्ते भी है ना, वो भी जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, खासकर भारत के साथ इसके जो उभरते रिश्ते हैं उस संदर्भ में भी। तो ये सफर एक ऐसे देश का है जो अपनी प्राचीन जड़ों और एक आधुनिक यूरोपीय राष्ट्र की पहचान के बीच यूं समझिए लगातार संतुलन बनाता दिखता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये देश दुनिया के नक्शे पर है कहाँ, मतलब लोकेशन क्या है? देखिए, ग्रीस पड़ता है दक्षिण पूर्वी यूरोप में। अच्छा। राजधानी तो एथेंस है ही, हम सब जानते। और अगर पड़ोसियों की बात करें तो उत्तर में अल्बेनिया है, उत्तर मैसेडोनिया है, बुल्गारिया है और पूर्व में इसकी सीमा लगती है तुर्की से। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन ग्रीस की पहचान मतलब सिर्फ इसकी जमीनी सीमाओं से कहीं ज्यादा इसकी समुद्री हदों से बनती है। अच्छा, कैसे? आप देखिए, इसके पूर्व में एजियन सागर है, पश्चिम में आयोनियन सागर और दक्षिण में वो विशाल भूमध्य सागर फैला हुआ है। और इसी वजह से इसकी तट रेखा मतलब कोस्टलाइन कमाल की लंबी है, करीब 13,676 किलोमीटर। 13,676 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा लगभग 6,100 किलोमीटर है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा है। और इस लंबी तटरेखा के साथ बिखरे हुए हैं करीब 2,000 द्वीप। 2,000 द्वीप? जी हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में हैरान करने वाला है। इनमें से भी लगभग 170 द्वीपों पर बाकायदा लोग रहते हैं, उनकी अपनी संस्कृतियां हैं, अपनी पहचान है। अच्छा। तो ये सिर्फ भूगोल का एक तथ्य नहीं है, ये ग्रीस के चरित्र का, उसके स्वभाव का हिस्सा है। इसी समुद्री जुड़ाव ने इसके इतिहास को गढ़ा है, इसकी अर्थव्यवस्था को चलाया है, खासकर वो नौवहन यानी शिपिंग इंडस्ट्री को। हाँ, शिपिंग में तो ग्रीस का नाम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। आज भी दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी है शिपिंग में। ये वाकई कमाल का नजारा होगा, इतने सारे द्वीपों वाला देश। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ग्रीस का नाम मतलब सबसे पहले आता है। अक्सर इसे पश्चिमी सभ्यता का पालना कहा जाता है। इस जानकारी में भी इस पर जोर दिया गया है। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत ठोस वजह हैं। यही प्राचीन एथेंस में दुनिया ने लोकतंत्र का पहला प्रयोग देखा, है ना? हाँ, डेमोक्रेसी। बिल्कुल। यहीं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिक हुए जिन्होंने विचारों की वो बुनियाद रखी जिस पर आज भी पश्चिमी सोच काफी हद तक टिकी हुई है। फिर गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, इन सब क्षेत्रों में प्राचीन ग्रीक विद्वानों का योगदान मतलब भुलाया नहीं जा सकता। और जाहिर है, कला और स्थापत्य कला। हाँ, वो तो है ही। सोचिए उन मंदिरों, मूर्तियों और थिएटरों के बारे में। और फिर यहीं से सिकंदर महान निकले थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जी, जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सिर्फ एक देश का इतिहास नहीं है, ये वैश्विक विचारों और संस्कृति के विकास की कहानी का एक बहुत अहम अध्याय है। और ओलंपिक खेल, उन्हें कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पहली बार 776 ईसा पूर्व में यहीं ओलंपिया में आयोजित हुए थे। 776 BC? हाँ, और ये परंपरा आज भी दुनिया को जोड़े हुए है। देखिए, इस देश की सांस्कृतिक गहराई का अंदाजा इसी बात से लगता है कि यहाँ 19 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। 19? जी। एथेंस का एक्रोपोलिस हो या डेल्फी का वो रहस्यमय स्थल या फिर ओलंपिया के खंडहर, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये उन आदर्शों, कहानियों और इंसानी उपलब्धियों के प्रतीक हैं जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदला है। ये दिखाता है कि ग्रीस सिर्फ अपने अतीत को सहेज नहीं रहा, बल्कि वो उसी ऐतिहासिक परिदृश्य के भीतर जी रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये तो हुई गौरवशाली अतीत की बात। लेकिन आज का ग्रीस कैसा है, मतलब वर्तमान तस्वीर क्या कहती है? अगर हम जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें जो इस स्रोत में दिए गए हैं, 2025 का अनुमान है शायद। हाँ, 2025 का अनुमान है। तो करीब 93 लाख लोग यहाँ रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 81%, शहरों में रहता है। हाँ, ये शहरीकरण का एक स्पष्ट रुझान दिखाता है जो कई विकसित देशों जैसा ही है।
और यहाँ जीवन स्तर भी काफी अच्छा नजर आता है। अच्छा, जैसे? पुरुषों की औसत उम्र करीब 79 साल और महिलाओं की 84 साल से ज्यादा बताई गई है। वाह, काफी अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जी, और शिक्षा का स्तर भी काफी ऊंचा है। पुरुषों में साक्षरता दर 96% और महिलाओं में 92%। 96 और 92%। हाँ, ये आंकड़े एक ऐसे समाज की ओर इशारा करते हैं जो आधुनिक है, शिक्षित है और जहां लोगों को बेहतर जीवन जीने के अवसर मिल रहे हैं। और सामाजिक ताने बाने के बारे में क्या जानकारी मिलती है, जैसे धर्म, भाषा? इस परिचय के अनुसार ग्रीस में मुख्य रूप से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। हाँ, और ये धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्रीक पहचान और संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। आधिकारिक भाषा तो ग्रीक है ही, जो अपनी एक बहुत प्राचीन और समृद्ध विरासत रखती है। लेकिन साथ ही यहाँ अल्बेनियाई, तुर्की और कुछ अन्य भाषाएं बोलने वाले अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं। ये दिखाता है कि एक प्रमुख राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ यहाँ भाषाई और सांस्कृतिक विविधता भी मौजूद है। हालांकि ये भी सच है कि ग्रीक पहचान काफी प्रबल है। ये संतुलन दिलचस्प है। अब आते हैं उस पहलू पर जो किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, अर्थव्यवस्था। ग्रीस की इकोनॉमी कैसे चलती है? जैसा कि हम जानते हैं, ग्रीस यूरोजोन का सदस्य है, तो इसकी मुद्रा यूरो है। हाँ, यूरो। 2025 के लिए अनुमानित जीडीपी करीब $267.3 बिलियन बताई गई है और प्रति व्यक्ति आय लगभग $25,756। अच्छा। ये आंकड़े इसे एक मध्यम से उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। जहां तक मुख्य उद्योगों का सवाल है, तो स्रोत कुछ खास चीजों पर रोशनी डालता है। जैसे कि क्या है मुख्य इंडस्ट्रीज? सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा जोर है पर्यटन पर। टूरिज्म, हाँ। फिर आता है नौवहन या शिपिंग, जिसका जिक्र हमने भूगोल के संदर्भ में भी किया था। जी। इसके अलावा कृषि भी महत्वपूर्ण है, खासकर जैतून और जैतून के तेल का उत्पादन, जिसके लिए ग्रीस दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, ऑलिव ऑयल तो बहुत फेमस है ग्रीस का। बिल्कुल। और एक और चीज जिसका जिक्र है वो है मार्बल यानी संगमरमर का खनन और निर्यात। ग्रीस का मार्बल प्राचीन काल से ही अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। पर्यटन पे जरा और बात करते हैं। ये कितना बड़ा है ग्रीस के लिए, मतलब इकोनॉमी में इसका कितना हिस्सा है? ये बहुत ज्यादा बड़ा है। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 2023 में, जैसा कि स्रोत बताता है, करीब 3,30,33 मिलियन पर्यटक ग्रीस आए थे। 3,30,00,000? हाँ, इस संख्या ने इसे दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला देश बना दिया। आप अंदाजा लगाइए, देश की आबादी 1 करोड़ से भी कम है। हाँ, 93 लाख बताई थी आपने। जी, और पर्यटक आ रहे हैं उसके 3 गुना से भी ज्यादा। 33 मिलियन, ये तो जबरदस्त है। इसका मतलब है कि पर्यटन सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि ग्रीस की अर्थव्यवस्था की, क्या कहते हैं, जान है। आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो पर्यटन और नौवहन, ये 2 स्तंभ ग्रीस की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूती देते हैं। अच्छा। और ये दोनों ही सीधे तौर पर ग्रीस की अनोखी भौगोलिक स्थिति, वो लंबी तटरेखा, हजारों द्वीप, खूबसूरत समुद्र तट और उसकी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का नतीजा है। मतलब यहाँ प्रकृति और इतिहास मिलकर अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे किसी देश के नैसर्गिक और सांस्कृतिक पूंजी उसकी आर्थिक ताकत बन सकती है। बिल्कुल सही कहा। जब हम ग्रीस की बात करते हैं तो अक्सर यही नीले पानी वाले द्वीप और प्राचीन खंडहर ही दिमाग में आते हैं। लेकिन इस जानकारी में एक और दिलचस्प भौगोलिक तथ्य सामने आता है कि देश का लगभग 80% हिस्सा पहाड़ी है। ये थोड़ा हैरान करता है। हाँ, ये पहलू अक्सर नजरों से ओझल हो जाता है। हम समुद्र तटों पर इतना ध्यान देते हैं कि भूल जाते हैं कि ग्रीस असल में एक पहाड़ी देश है। अच्छा, 80%? जी हाँ, लगभग 80%। इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट ओलंपस है, करीब 2,918 मीटर ऊंचा। माउंट ओलंपस, ये तो वही है ना, ग्रीक माइथोलॉजी वाला? बिल्कुल वही। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार ये देवताओं का घर हुआ करता था। तो यहाँ देखिए, भूगोल और मिथक कैसे आपस में गुंथे हुए हैं। हाँ, ये तो है। ये पहाड़ी इलाका देश के अंदरूनी हिस्सों के चरित्र को आकार देता है, जो तटीय इलाकों से काफी अलग हो सकता है। और मौसम कैसा रहता है वहाँ, मतलब क्लाइमेट? जैसा कि स्रोत बताता है, यहाँ मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अच्छा। इसका मतलब है गर्मियाँ काफी गर्म और सूखी होती है, जबकि सर्दियाँ हल्की और नम रहती हैं। बारिशें ज्यादातर सर्दियों में होती हैं।
ये मौसम जैतून, अंगूर और कई तरह के फलों और सब्जियों की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जो ग्रीस की कृषि का आधार है। हमने भूगोल, इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था की बात की। अब जरा राजनीतिक व्यवस्था को भी समझ लेते हैं। ग्रीस में शासन कैसे चलता है? सिस्टम क्या है? जानकारी के मुताबिक ग्रीस एक एकात्मक बहुदलीय गणराज्य है। एकात्मक मतलब सेंट्रलाइज पावर। हाँ, मतलब सत्ता केंद्र सरकार के पास ज्यादा होती है और कई राजनीतिक दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति, जैसा कि स्रोत बताता है, कैटरीना एन साकेलारोपोलू हैं और प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस हैं। ओके। देश की संसद को हेलेनिक संसद कहा जाता है और इसमें 300 सदस्य होते हैं जो चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते इसकी राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सिर्फ ग्रीस के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए मायने रखती हैं। ठीक है, तो अब जब हमने ग्रीस के लगभग हर पहलू को छू लिया है, तो उस चीज पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को खींचती है, घूमने की जगह। अगर कोई जाए तो क्या क्या देखे? लिस्ट तो लंबी होगी यकीनन। लिस्ट वाकई बहुत लंबी और विविध है। स्रोत भी कई विकल्पों का जिक्र करता है। सबसे पहले तो बड़े शहर हैं। राजधानी एथेंस। हाँ, एथेंस तो है ही। जहां प्राचीन एक्रोपोलिस के साथ आधुनिक शहर का मेल देखने को मिलता है। दूसरा बड़ा शहर थेसालोनिकी है, जिसका अपना एक अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। और द्वीपों के बिना तो ग्रीस की बात अधूरी है ना? बिल्कुल। द्वीपों की तो जैसे एक पूरी दुनिया है वहां। और हर द्वीप का अपना अलग रंग है, अपना अलग कैरेक्टर है। अच्छा, जैसे सांतोरिनी, वो अपनी मशहूर सफेद इमारतों, नीले गुंबदों और वो शानदार सूर्यास्त के नज़ारों के लिए जाना जाता है। हाँ, वो तस्वीरें तो बहुत देखी हैं। फिर मिकोनोस है, अपनी जीवंत नाइट लाइफ और खूबसूरत बीचों के लिए मशहूर। रोड्स का मध्ययुगीन शहर अपने आप में एक ऐतिहासिक खजाना है। क्रेते, जो सबसे बड़ा द्वीप है, वहां मिनोवन सभ्यता के प्राचीन अवशेष देखने को मिलते हैं और साथ ही खूबसूरत पहाड़ और तट भी हैं। क्रेते सबसे बड़ा है? अच्छा जी। इनके अलावा भी कोरफू, जाकिन्थोस जैसे अनगिनत सुंदर द्वीप हैं। मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और ऐतिहासिक स्थल भी तो होंगे, खंडहर वगैरह? बेशक। एथेंस में एक्रोपोलिस और प्राचीन अगोरा, डेल्फी का पुरातात्विक स्थल, जहां प्राचीन काल में भविष्यवाणियां की जाती थी, ऐसा मानते हैं। हाँ, डेल्फी ओरेकल। जी। ओलंपिया, जहां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। एपिडोरस का प्राचीन थिएटर, जो अपनी बनावट और अकूस्टिक्स मतलब ध्वनि गुणों के लिए आज भी मिसाल है। वाओ। इनके अलावा देश भर में बिखरे हुए अनगिनत मंदिर, किले और खंडर हैं। साथ ही, जैसा स्रोत इशारा करता है, पारंपरिक गांवों और स्थानीय जीवन की झलक भी पर्यटकों को बहुत भाती है। सच में, चाहे किसी को इतिहास में रुचि हो या प्रकृति में, ये बस आराम करने में, ग्रीस में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो हाल के समय में काफी सुर्खियों में रहा है और हमारे लिए खास तौर पर प्रासंगिक है, भारत और ग्रीस के रिश्ते। इस जानकारी में इसका भी जिक्र है। बताया गया है कि 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस का दौरा किया। ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी, क्योंकि ये 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। 40 साल? जी हाँ, 40 साल बाद ये दोनों देशों के रिश्तों में एक नई गर्मजोशी का, एक नई ऊर्जा का संकेत था। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं रहा। इसके बाद 2024 में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस भी भारत यात्रा पर आए। अच्छा, वो भी आए थे? हाँ, जो दिखाता है कि दोनों तरफ से इन रिश्तों को मजबूत करने की इच्छा है। तो इन यात्राओं और बढ़ती नजदीकियों का क्या नतीजा निकल रहा है? क्या कुछ ठोस कदम भी उठाए गए हैं? मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ हो रहा है? रक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का खुलकर समर्थन किया है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक समर्थन है। लेकिन बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ग्रीस को अब भारत के लिए यूरोप में एक रणनीतिक एंट्री पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। रणनीतिक एंट्री पॉइंट, इसका क्या मतलब है? थोड़ा समझाएंगे? देखिए, इसका एक बड़ा संदर्भ है प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, यानी आईमेक। हाँ, आईमेक सुना है इसके बारे में। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लक्ष्य भारत को समुद्री और रेल मार्गों के जरिए मध्य पूर्व से होते हुए सीधे यूरोप से जोड़ना है, ताकि व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ सके। ग्रीस अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस कॉरिडोर का एक अहम पड़ाव या नोड बन सकता है, जहां से सामान और व्यापार यूरोप के बाकी हिस्सों में जा सकेगा। अच्छा, तो मतलब ग्रीस एक गेटवे की तरह काम कर सकता है। बिल्कुल,
एक तरह से यूरोप का प्रवेश द्वार भारत के लिए इस कॉरिडोर के संदर्भ में। अगर ये कॉरिडोर हकीकत बनता है तो ग्रीस की रणनीतिक अहमियत भारत के लिए और बढ़ जाएगी। ये सब दिखाता है कि भारत और ग्रीस के रिश्ते अब सिर्फ सांस्कृतिक या ऐतिहासिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें एक नया रणनीतिक और आर्थिक आयाम जुड़ रहा है। तो ये पूरी बातचीत सुनने के बाद ग्रीस की काफी बहुआयामी तस्वीर उभरती है। अगर हमें इस सारी जानकारी का सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी, मतलब की टेकअवेज क्या हैं? मेरे ख्याल से कुछ चीजें खास तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, ग्रीस की जो प्राचीन विरासत है वो सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं है। वो आज भी उसकी पहचान, उसके पर्यटन और दुनिया में उसकी छवि का अटूट हिस्सा है। और वो विचार, लोकतंत्र, दर्शन, कला आज भी प्रासंगिक हैं। हाँ, ये तो है। दूसरी, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक इसकी भूगोल और इतिहास पर निर्भर करती है, खासकर पर्यटन और नौवहन के जरिए। ये इसकी ताकत भी है और शायद कहीं ना कहीं एक चुनौती भी। निर्भरता। जी। और तीसरी, ग्रीस आज सिर्फ अपने अतीत में नहीं जी रहा, वो एक आधुनिक यूरोपीय देश है जो दुनिया में अपनी नई भूमिका तलाश रहा है और भारत जैसे देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ग्रीस एक ऐसी जगह है जहां इतिहास सांस लेता है, जहां प्रकृति मेहरबान है और जहां आज की दुनिया की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। ये सिर्फ घूमने फिरने की खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि समझने और सीखने के लिए भी एक दिलचस्प देश है। सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। एक देश अपनी इतनी महान और प्रभावशाली प्राचीन विरासत के बोझ और गौरव के साथ आज की तेज रफ्तार बदलती दुनिया में एक आधुनिक प्रतिस्पर्धी यूरोपीय राष्ट्र होने की चुनौतियों का सामना कैसे करता है? ये संतुलन साधना कितना मुश्किल या आसान है? और भविष्य में, खासकर जब दुनिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है और IMEC जैसे नए रास्ते बन रहे हैं, तब विश्व मंच पर ग्रीस की भूमिका क्या होगी? ये वाकई सोचने वाले सवाल हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे।